असफलता ही सफलता की पहली कुंजी है, इसलिए असफलता से घबराइए मत, लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए। Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel, Government to Governance. Today, my topic is Features of Decentralization, यानी कि विकेंद्रीयकरण की विशेषताएं या लाभ। पहले टॉपिक जो हमने कवर किया है वो सेंट्रलाइजेशन का कवर किया है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि विकेंद्रीयकरण, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो डिफरेंट स्टेप्स, जो हायरार्कल स्टेप्स बने हुए हैं उन स्टेप्स में बांट देना। और डिसेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट और मेन बेसिक एग्जाम्पल है पंचायती राज। देखिए, हमारे यहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम है वो बेसिक हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का रूट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव का जो लीडरशिप है वो पंच और सरपंच के हाथ में होता है, और धीरे धीरे जैसे पहले ग्राम पंचायत आती है, फिर ब्लॉक समिति आती है, फिर जिला परिषद आता है, और इसी तरह अर्बन लेवल पर हम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटी आती है, म्यूनिसिपल काउंसिल आती है, और फिर कॉरपोरेशन आती है, और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर जो है ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। यानी कि विकेंद्रीयकरण में जो डिसीजन लेने की पावर है वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनको दे दी जाती है। तो फर्स्ट इसका फीचर है डेमोक्रेसी बिकम रियल। देखिए, डेमोक्रेसी की एक बहुत ही फेमस एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है, वो है डेमोक्रेसी मीन्स लोगों का लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल वो कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया है पंचायती राज का, यानी कि डेमोक्रेसी में जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल एरिया, पार्टिसिपेशन ऑफ द अर्बन एरिया, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल यूथ, यानी कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाती है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी रियल बन जाती है, यानी कि लोकतंत्र वास्तविक बन जाता है। क्योंकि लोगों को ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए अगर लोगों से संपर्क किया जाता है और लोगों का उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है तो लोग उसमें बहुत आसानी से आगे आते हैं। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है? देखिए, कोई भी जब रूल बनाया जाता है उसको डिफरेंट लेवल पर बांट दिया जाता है, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है तो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं या वहाँ के जो लीडर्स हैं, किसी भी एरिया की प्रॉब्लम को देखते हुए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस कानून को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी से लागू कर लेते हैं। यानी कि जो हार्ड एंड फास्ट रूल है उसमें अमूल चूल यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया जाता है ताकि समस्या को जल्दी से जो है सॉल्व आउट कर लिया जाए। थर्ड है इजी टू टेक डिसीजन। देखिए, डिसीजन आप अगर लोकल लेवल पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे हमारे यहाँ सड़कें ख़राब हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, या हमारे यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर हम उसकी शिकायत के लिए स्टेट हेडक्वार्टर में जाते हैं या सेंटर लेवल पर अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो वो हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी उसको कहाँ पर भेजेंगे? जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भेजेंगे। तो यानी कि अगर लोकल अथॉरिटी बैठी है सॉल्व आउट करने के लिए तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और लोकल अथॉरिटी वो सारी समस्याओं को फेस करती है जो कि एक आम आदमी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सड़क है और उसमें खड्डा हो रहा है तो आम आदमी अगर उसमें गिर रहा है तो उस गली में रहने वाला अगर कोई पंच है, सरपंच है, या म्यूनिसिपैलिटी का कोई एमसी है तो उसके साथ भी वो समस्या आ रही होगी, तो इसलिए वो उस समस्या को देखते हुए जल्दी से जल्दी उसका समाधान करेगा। तो इसलिए कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत ईजिली और जल्दी तरीके से लिए जाते हैं।
नेक्स्ट है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो हमने हायरार्कल सिस्टम पहले पढ़ा था, पद सोपान, यानी कि स्टेप वाइज जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर एक क्लर्क है तो उसको पता है कि मैंने क्या काम करना है, अगर अकाउंटेंट है उसको पता है, या डिफरेंट तरीके के जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है और वो अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे पास ये काम आएगा तब मैंने ये करना है, उसको ये पता है कि ये काम मेरा है और मैंने इसको जल्दी से निपटाना है। तो ये बहुत बड़ा एक फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट है क्राइसिस कैन बी फेस इजीली। देखिए, कोई भी क्राइसिस पूछकर नहीं आता है, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, चाहे आप उसमें कोई नेचुरल क्लैमिटी लगा लेते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, कोई डिसीज़ फैल गई, या किसी भी तरह की कोई समस्या एकदम से खड़ी हो गई जिनके ऊपर पहले कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल लीडर्स हैं, वो जल्दी से जल्दी उस समस्या को देखते हुए उस क्राइसिस का सामना करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा एक एरिया है जहाँ पर बाढ़ आ गई और वहाँ पर लोग और मवेशी जो है वो फंस गए हैं, तो उनको निकालने के लिए सीएम के ऑर्डर की वेट नहीं की जाएगी, बल्कि जो वहाँ का लोकल, जो वहाँ का डीसी है और वहाँ का एमएलए है, वो अपने लेवल पर उस समस्या को देखते हुए उसका समाधान जल्दी से जल्दी करेंगे। तो क्राइसिस का सामना करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी परफेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। देखिए, अगर डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा जाता है, कार्यों का बंटवारा किया जाता है, तो जिस पोस्ट के पास या जिस लीडर के पास वो काम गया है, उसके लिए अगर वो अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उसको काम को पूरा कर रहा है, तो वो एफिशिएंट माना जाएगा। और अगर किसी एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार वहाँ के एम्प्लॉय हैं या वहाँ का लोकल लीडर है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये हमने सारे फीचर्स आपके सामने डिस्कस किए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, और अगली वीडियो में मैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की जो डिमेरिट्स हैं उसको भी आपके सामने क्लियर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।